नमस्कार। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आ, हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और उसमें हम भारत का अफवाह तंत्र पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र और इनके बारे में बताया था। अब हम इस वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की डिटेल में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपसे कुछ सवाल भी इससे रिलेटेड पूछूंगा। तो शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर, ये देखिए, ब्रह्मपुत्र रिवर का जो अफवाह क्षेत्र है वो यहाँ फिर तिब्बत से निकलकर आगे असम में बहती है और फिर बांग्लादेश में और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसको हम बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में सम्मिलित करते हैं। यहाँ गंगा और यमुना, जिसकी हमने पिछले वीडियो में डिटेल में बात की थी, और ये इस तरह से बहती है। इसकी जो उत्पत्ति है वो फिर मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत है। यहाँ मानसरोवर झील है, इधर कैलाश पर्वत है। उसका एक हिमानी है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग। तो उस हिमानी से ये नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ ये मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं नदियों के उद्गम के हिसाब से, अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ से सिंधु नदी निकलकर इस तरफ बहती है, सतलुज रिवर निकलकर इस तरफ बहती है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी। तो सारे मानसरोवर झील और इस कैलाश पर्वत के वहीं आसपास ही ये सारी जगह तिब्बत में है। तो ये नदी यहाँ से निकलकर लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास ये पैरेलल बहती है हिमालय के पूर्व की तरफ, ऐसे बिल्कुल समानांतर। इधर हिमालय है और इसके बिल्कुल पैरेलल यहाँ पर वो बहती है। और यहाँ जब वो जाती है तो वो एक पर्वत है नामचा बरवा। उस पर्वत तक पहुंचने के बाद फिर ये नदी वापस साउथ में मुड़ जाती है और यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है इस तरह से। और उसके बाद ये नदी असम के अंदर बहना शुरू करती है ऐसे, और ये वापस कहीं न कहीं पश्चिम की तरफ, या हम कहें दक्षिण पश्चिम की तरफ आना शुरू करती है। और यहाँ आप देखिए, इस नदी की अरब सागर से लेके सॉरी बंगाल की खाड़ी से लेके यहाँ तक ये पूरी जो लेंथ है लगभग 2900 किलोमीटर है। लेकिन भारत में ये 918 किलोमीटर ही बहती है। लेकिन 2900 किलोमीटर के हिसाब से हम देखें तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है, क्योंकि सिंधु 2880 किलोमीटर थी, ये 2900 है। थोड़ा सा फर्क है, और हालांकि अलग अलग सोर्स में अलग अलग भी मिल सकता है, आपको डेटा है, आंकड़े हैं। लेकिन सबसे लंबी नदी भारत की अगर हम कहें तो वो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ज्यादा है। इसकी एवरेज चौड़ाई आप देखिए लगभग 5.5 किलोमीटर चौड़ी है। मतलब चौड़ाई की बात कर रहा हूँ मैं, 5.5 किलोमीटर। और मानसून एरिया में कभी कभी इसकी चौड़ाई 36 किलोमीटर तक हो जाती है। बहुत चौड़ी नदी है, बहुत एरिया में फैली हुई नदी है ये। इसका जो टोटल कैचमेंट एरिया है वो 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। अब आप ये देखें, यहाँ ये भारत में मूलतः इस तरह से बहती है, और असम के अंदर एक जगह है बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट असम में, सदिया। उसके बाद ये आगे बहती है, डिब्रूगढ़ इसके किनारे पर है, फिर गुवाहाटी इसके किनारे पर, और आगे धुबरी जगह है। तो असम में ये सदिया से धुबरी तक बहती है इस तरह से, और वहीं पर वो मैदान का निर्माण करती है जिसको हम ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं इस तरह से। अब हम इस नदी के अलग अलग स्थानों पर नामों की बात करते हैं। दो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें। एक तो ये नदी नामों की वजह से बड़ी चर्चित रहती है, हर जगह अलग अलग नाम है। दूसरा, ये अपनी दिशा बदलने की वजह से भी बहुत चर्चा में रहती है, या बहुत महत्वपूर्ण नदी है। बार बार इसकी दिशा बदल जाती है। अब जैसे आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये पूर्व की तरफ बहना शुरू करती है, फिर ये दक्षिण में बहना शुरू करती है, वापस पश्चिम की तरफ आना शुरू करती है, फिर दक्षिण की तरफ आना शुरू बहती है, और फिर से वापस एक बार ये दक्षिण पूर्व की ओर बहना शुरू करती है। तो बार बार दिशा परिवर्तन ये नदी करती है, और हर जगह पर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम चाइना में कहें तो यारलुंग सांगपो कहते हैं यहाँ पर इसको, केवल सांगपो शब्द भी लिखते हैं कहीं कहीं पर। तो ये पूरी चाइना में बहती है। और इस नदी को लेकर भारत और चाइना में भी विवाद है, क्योंकि चाइना यहाँ पर बांध बना करके इस पानी को रोकने की कोशिश करता है, जबकि भारत इसका विरोध करता है कि हमारे यहाँ पानी नहीं आएगा, आगे बांग्लादेश में भी पानी नहीं जाएगा। तो इस वजह से ये यहाँ पर काफी विवादास्पद नदी है ये भी एक तरह से। अगला नाम इसका है सियांग दिबांग। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग दिबांग कहते हैं। यहाँ सहायक नदियां हैं जो आके मिलती है इसमें, उसके नाम से। उसके बाद ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र शब्द मूलतः असम के अंदर ही इसको कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र के साथ ही असम में इसके दो नाम और हैं, जिसमें एक लुइट है और एक दिलाव है। ये भी असम में लोकल नाम है। इसके अलावा जब बांग्लादेश में ये नदी प्रवेश करती है धुबरी से आगे, तो इसको वहां जमुना कहा जाता है। जमुना, नॉट यमुना, जमुना, ठीक है, जमुना नदी कहा जाता है इसको।
और उसके बाद अंत में इसको, इसका डेल्टाई हिस्से में इसको मेघना कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक मेघना नदी आके मिलती है जिसकी मैं बाद में बात करूंगा। तो वो मेघना के नाम पर इसको मेघना नदी कहा जाता है। तो अब इसके नाम आप देखिए, यहाँ इसको सांगपो कहा जा रहा है, सियांग दिहांग कहा जा रहा है, ब्रह्मपुत्र, लुइट और डिलाओ कहा जा रहा है, जमुना, फिर मेघना, बार बार नाम चेंज दिशा चेंज, नाम चेंज दिशा चेंज, जैसे ही चलता रहता है इस नदी का। इसलिए बड़ी चर्चित नदी है और बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि चौड़ी भी बहुत ज्यादा है। ये देखिए आप, ये गुवाहाटी के आसपास मुझे एक बार जाने का मौका मिला था, तो मैंने इस पिक्चर को लिया था। तो कितनी जो आगे जितना नजर जाती है किलोमीटर तक, ये चौड़ी नदी है। और ये यहाँ तो और भी सकड़ी है आप ये कहिए, बाकी बहुत चौड़ी नदी है ये ब्रह्मपुत्र जो है। अब हम इसके सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, जो सहायक नदियों की हम बात करते हैं, पिछली बार भी मैंने वीडियो में बताया था कि जिस तरफ नदी का मुंह पानी जा रहा है उधर मुंह करके खड़े हो जाइए। लेफ्ट बैंक और राइट बैंक कौन कौन से हैं वो अपने आप ही तय हो जाते हैं। तो यहाँ जो हिमालय, अगर ब्रह्मपुत्र नदी इधर बह रही है, मैं यहाँ मुंह करके खड़ा हो जाऊं, तो उस तरफ वाला जो हिस्सा है ये राइट बैंक कहलाएगा नदी का, और ये लेफ्ट बैंक कहलाएगा। तो इस राइट बैंक से, यानी कि हिमालय से निकलकर जो नदियां इसके अंदर सीधी गिरती है, उसमें दियांग, सियांग या दिहांग दोनों नाम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर है। अगली नदी आप देखें, सुबनसिरी कहते हैं इसको, या सुबनसिरी कहते हैं। ये मानस है, ठीक है। ये तिब्बत से निकलती है और ये भूटान से निकलती है मानस, और यहाँ असम में आके मिल जाती है। और सनकोश, ये भी तिब्बत से निकलती है। और तिस्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर मानी जाती है। ये सिक्किम से निकलती है और इसमें बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, तिस्ता नदी कहलाती है। इसी तरह से इधर से निकलने वाली नदियों में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले दिबांग, ये देखिए यहाँ दिबांग। इसके बाद दूसरी यहाँ देखिए लोहित, इसको लोहित कहते हैं, यहाँ लिखा मैंने नाम लोहित। उसके बाद आप देखिए बूढ़ी दिहिंग, ठीक है, बूढ़ी या बुरही भी कह सकते हैं, बूढ़ी दिहिंग। इसके बाद ये है धनशिरी यहाँ पर, और ये मानस, सॉरी कोपिली, कोपिली नदी, ठीक है ये। तो यहाँ आप देखिए मानस ये इधर से मिलती है और ये कोपिली है। इसके बाद आप अगली रिवर को देखेंगे, तो यहाँ एक नदी को ध्यान से देखिए, बराक नदी नाम, मूलतः मणिपुर के अंदर ये नदी बहती है। तो यहाँ इसको बराक कहा जाता है। इसी का अगला हिस्सा सुरमा नदी के नाम से जाना जाता है। जब ये असम में बहती है तो सुरमा कहते हैं इसको। और इसी सुरमा का अगला जो हिस्सा जब बांग्लादेश में बहने लग जाती है, उसको मेघना कहा जाता है। तो बराक, सुरमा और मेघना बेसिकली एक ही नदी है, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। वो आके यहाँ पर ब्रह्मपुत्र में फिर मिल जाती है। तो इस तरह से ये सारी नदियां इधर से और ये सारी नदियां इधर से इसके अंदर मिलती है। इसको हम कहते हैं राइट बैंक, इसको हम कहते हैं लेफ्ट बैंक नदी का। यस, इस नदी में एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है मजुली द्वीप या माजुली आइलैंड भी हम इसको कह सकते हैं। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। असम के अंदर यहाँ पर एक ऐसा द्वीप है जो नदी के बीच स्थित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसको हम माजुली कहते हैं। माजुली जो शब्द है उसका मतलब ही होता है द लैंड बिटवीन टू पैरेलल रिवर्स, दो नदियों के बीच की भूमि। जैसे हमने उधर प्रयाग कहा था, संगम, दोआब, यहाँ इसी के लिए माजुली शब्द का मीनिंग है। ये 332 स्क्वायर किलोमीटर है। अब नदी के बीच में इतना बड़ा द्वीप है, और ये भी इसका इरोजन हो गया। पहले इसका जो एरिया था वो बहुत बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे अपरदन होते होते अभी बहुत छोटा सा बच गया है। 300 स्क्वायर किलोमीटर मान लेते हैं, उतना ये हिस्सा बच गया। और नदी के बीच स्थित ये सबसे बड़ा द्वीप है। और मैंने अभी आपको कहा था कहीं कहीं तो नदी 36 किलोमीटर लंबी, मतलब चौड़ी हो जाती है, और 5.5 किलोमीटर तो एवरेज चौड़ाई है उसकी। तो ऐसे में बीच बीच में सारे द्वीप होते हैं। आप देखिए ये इस तरह से, ये नदी के बीच में स्थित द्वीप कहलाते हैं। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक नदी यहाँ से यूं बह रही है ऐसे, और ये पूरा नदी के बीच में स्थित द्वीप है जिसको मजुली कहते हैं। इसको सन 2000 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया है। और इकोसिस्टम के हिसाब से, ट्राइब्स के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है ये जो मजुली आइलैंड है वो। और 2016 में इसको इट्स बिकम द फर्स्ट आइलैंड टू बी मेड अ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, भारत का पहला द्वीप जो जिला बन गया। इस तरह से ये दर्जा भी इसको मिल गया। तो ये मजुली आइलैंड जो है वो बहुत ही पॉपुलर आइलैंड है दुनिया भर के लिए, और टूरिस्ट के लिए भी बहुत अच्छा क्षेत्र है। एक और इम्पोर्टेंट बात इस नदी को लेकर है, इस नदी को ब्रेडेड रिवर या गुम्फित रिवर भी कहा जाता है। गुम्फित नदी हम कहते हैं क्योंकि ये बहती है। मैंने आपको कहा कहीं कहीं इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है।
तो ये बहती अलग अलग चैनल्स में, तो ये सारे चैनल्स को इधर से कोई उधर से कहीं इधर से, मतलब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं जो हिमालय से आके इसके अंदर मिलती हैं आगे की तरफ। लेकिन ये देखिए नदी, कुछ पानी इधर से निकल गया, कुछ इधर से निकल गया, यहाँ वापस मिल गया, फिर इधर से निकल गया, ये इधर से निकल गया, ऐसी नदियों को हम गुम्फित नदी कहते हैं। अब इसको थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ सेटेलाइट इमेज को, ये देखिए कैसे बहती है नदी। चैनल है सारे अलग अलग, इधर बहा, फिर ये इसमें मिल गया, ये इसमें मिल गया, यहाँ देखो ये कनेक्ट हो गए, फिर मिल गया, फिर वापस एक हो गए, फिर ये पानी इधर चला गया। ऐसी जो नदियां होती है, ऐसे ऐसे सारी अलग अलग ब्रांचेस बना, इनको गुम्फित रिवर कहा जाए। ये बेस्ट एग्जांपल है इस गुम्फित रिवर का, जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस ब्रह्मपुत्र नदी को हम इतना डिटेल में समझे। अब हम इसके बारे में कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो उसमें है सबसे पहला, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस पर्वत से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी को असम में किन नामों से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों के नाम बताइए। मजुली द्वीप क्यों प्रसिद्ध है? मजुली द्वीप को विश्व विरासत का दर्जा कब दिया गया था? तो आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर आपको ये उत्तर नहीं मिल रहा है तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आपने मेरा ये वीडियो ध्यान से देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने आसपास पेड़ों और पानी को बचाइए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे जब हम दक्षिणी भारत की जो नदियां हैं उनकी डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।